हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कुमाऊँ का चंद राजवंश और चंद साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। और यहाँ पे जो ये फ्रेंड्स ये पॉइंट्स हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। आप यहाँ पे चाहे यूकेएसएससी का एग्ज़ाम देते हैं या आप यहाँ पे यूकेपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इससे पहले मैंने जो है 7 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुमाऊँ का चंद राजवंश। तो कुमाऊँ में जो चंद राजवंश था, ये 11वीं शताब्दी से और 18वीं शताब्दी तक यहाँ पे शासन किया था। तो कुमाऊँ में जो चंद व कत्यूरी प्रारंभ में समकालीन थे, यानी जो कुमाऊँ में चंद और कत्यूरी हैं प्रारंभ में क्या थे, समकालीन थे। और इनमें जो है सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहा। और प्रारंभ में इनकी जो राजधानी थी चंपावत थी, लेकिन बाद में क्या हो गया, चंद शासकों ने नैनीताल, अल्मोड़ा, नेपाल के कुछ हिस्सों पे क्या कर दिया था, अपना जो राज्य था वो सम्मिलित किया था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उनको हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो सबसे पहले चंद साम्राज्य का उदय देखेंगे। तो चंद वंश की स्थापना चंपावत के राजभुंगा किले से हुई है। तो चंद वंश की स्थापना कहाँ से हुई है, चंपावत के राजभुंगा किले से। चंदों का मूल निवास प्रयाग में गंगा पार झूसी था। कहाँ पे था, चंदों का जो मूल निवास है प्रयाग में गंगा पार झूसी में था। और काली कुमाऊँ चंपावत का उपनाम था। काली कुमाऊँ किसे कहा जाता है, चंपावत का। चंद वंश के इतिहास स्रोत बालेश्वर मंदिर में क्रांचल देव का लेख, गोपेश्वर त्रिशूल लेख व बास्ते ताम्रपत्र आदि हैं। चंदवंश के जो इतिहास का स्रोत है वो क्या है, एक है बालेश्वर मंदिर में क्रांचल देव का लेख और दूसरा है गोपेश्वर, तीसरा है त्रिशूल लेख व बास्ते ताम्रपत्र आदि। मझेड़ा ताम्रपत्र से चंद व बम शासकों के संबंध का पता चलता है एवं बास्ते ताम्रपत्र मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित है। तो मझेड़ा ताम्रपत्र से क्या है, चंद व बम शासकों के संबंध का पता चलता है। और जो बास्ते ताम्रपत्र मांडलिक राजाओं की क्या है, सूची से यहाँ पे संबंधित है। पाभे ताम्रपत्र का संबंध चंद शासक विजय चंद से है। कैसे, जो पाभे ताम्रपत्र का संबंध है किससे है, चंद शासक विजय चंद से। और मुनाकोट ताम्रपात्र जो है चंद शासकों के कौरों से संबंधित था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन आप कर सकते हैं कि जो मुनाकोट का ताम्रपात्र था वो चंद शासकों के कौरों से संबंधित था। चंदों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो चंपावत में थी और चंपावती नदी के तट पर स्थित थी। बाद में अल्मोड़ा राजधानी बनाई गई थी। तो क्या थी, चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत में, चंपावती नदी के तट पर स्थित थी। और बाद में ये राजधानी कहाँ लेके गए, अल्मोड़ा में लेके चले गए। देवी सिंह या देवी चंद के समय देवीपुर राजधानी बनाई गई। देवी सिंह या देवी चंद के समय देवीपुर राजधानी बनाई गई। और चंदों के जो समय राजमहल को चौमहल कहा जाता था। चंदों के समय राजमहल को क्या कहा जाता था, चौमहल कहा जाता था। और चंद राजाओं की वंशावली मानोदय काव्य में दी गई है। चंद राजाओं की वंशावली कहाँ पे दी गई है, मानोदय काव्य में। अब आ जाते हैं हम सोमचंद के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सोमचंद है, चंद शासक सोमचंद, तो जो इतिहासकार हैं इनमें क्या है, मतभेद हैं। तो चंद वंश की स्थापना को लेकर क्या है, इतिहासकारों में मतभेद हैं। लेकिन अनुमानतः कत्यूरी शासन के अवसान पर ही चंद वंश की उत्पत्ति हुई। तो यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सोमचंद के बारे में या जो यहाँ पे इतिहासकारों में क्या है, मतभेद हैं चंद वंश की स्थापना के संदर्भ में। तो सबसे पहले सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना 1020 से 1025 ईस्वी के बीच की होगी। और स्वयं सोमचंद जो है भगवान शिव का उपासक था। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना 1020 से 1025 ईस्वी के बीच की होगी। और स्वयं जो सोमचंद था वो भगवान शिव का क्या था, उपासक था। लेकिन कुछ यहाँ पे जो इतिहासकार हैं जैसे बद्रीदत्त पांडे, इनके अनुसार क्या है कि जो सोमचंद का शासन था ये था 700 ईस्वी से, कहाँ से, 700 ईस्वी से और 721 ईस्वी, 721 ईस्वी तक माना जाता है। किसके अनुसार, लेखक थे बद्रीदत्त पांडे। कुमाऊँ का इतिहास किसने लिखा, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। तो कुमाऊँ के इतिहास का जो लेखक हैं बद्रीदत्त पांडे, इनके अनुसार जो सोमचंद का शासन था
700 ईस्वी से शुरू हुआ था और 721 ईस्वी तक चला था। 10वीं शताब्दी में लोहाघाट के आसपास सुई राज्य था जिस पर ब्रह्मदेव शासन कर रहा था। जिस पर 10वीं शताब्दी में क्या हुआ, लोहाघाट के आसपास क्या था, सुई राज्य था जिस पर कौन शासन कर रहा था, ब्रह्मदेव शासन कर रहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे देखेंगे। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद 27 आदमियों को लेकर श्री बद्रीनारायण की यात्रा पर आए थे, जिसे काली कुमाऊं के सूर्यवंशी शासक ब्रह्मदेव ने 15 बीघा जमीन दहेज में दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद कितने आदमियों को लेके, 27 आदमियों को लेके कहाँ आए थे, श्री बद्रीनारायण की यात्रा पे आए थे, जिसे काली कुमाऊं के सूर्यवंशी शासक ने, ब्रह्मदेव ने क्या किया था। कौन थे कुमाऊं के सूर्यवंशी शासक, तो कौन थे, काली कुमाऊं के सूर्यवंशी शासक कौन थे, ब्रह्मदेव थे। और इन्होंने क्या किया था, 15 बीघा जमीन क्या की थी, दहेज दी थी। ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कराया और दहेज स्वरूप चंपावत की कोतवाल छावनी भेंट की थी। तो ब्रह्मदेव ने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, सोमचंद से किया था, और उन्हें क्या दिया था, दहेज के रूप में क्या दिया था, चंपावत की कोतवाल छावनी भेंट की थी। और जो यहाँ पे काली कुमाऊं के सूर्यवंशी शासक कौन थे, ब्रह्मदेव थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था, सोमचंद ने राजबुंगा किले का निर्माण कराया और इस किले में सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोमचंद ने चंपावत में किस किले का निर्माण कराया था, राजबुंगा किले का निर्माण कराया था। और इस किले से सोमचंद ने किस वंश की स्थापना की थी, चंद वंश की स्थापना की थी। सोमचंद कन्नौज नरेश का भाई था। किसका भाई था, कन्नौज नरेश का भाई था, जो प्रयाग के शासक चंद्रपाल फूर का वंशज था, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। कहाँ पे थी, कन्नौज थी। तो सोमचंद क्या था, कन्नौज नरेश का भाई था, जो क्या था, प्रयाग के शासक चंद्रपाल फूर का वंशज था और जिसकी राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। आगे देखेंगे। एटकिंसन वाल्टन व बद्रीदत्त पांडे ने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया, जबकि इलियट के अनुसार चंदों का मूल निवास झांसी था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है कि जो एटकिंसन और वाल्टन व बद्रीदत्त पांडे ने जो है चंदों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया, प्रयाग के निकट झूसी बताया। लेकिन जो इलियट नाम से थे तो उन्होंने चंदों का मूल निवास बताया झांसी। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे। कितने, सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी, और ये जो क्या थे, मूलतः नेपाल के थे, जिन्हें चाराल या चार आल कहते थे। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे, कौन कौन से, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी, और ये कहाँ के थे, नेपाल के थे। इन्हें क्या कहा जाता था, चाराल या चार आल कहते थे। यहाँ पे जो हमने देखा था, अभी हमने देखा है एटकिंसन से संबंधित। तो चंद वंश की स्थापना थोर चंद जो है 1216 ईस्वी ने की। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो चंद वंश की स्थापना है थोहर चंद ने 1216 ईस्वी में की थी, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने 685 से 700 ईस्वी में की। हमने यहाँ पे पहले भी मैंने बताया था कि जो कुमाऊं के इतिहासक हैं, लेखक हैं, कौन, कुमाऊं के इतिहास के लेखक हैं बद्रीदत्त पांडे। इन्होंने बताया था कि जो सोमचंद का शासन है वो 700 ईस्वी से 721 ईस्वी तक हुआ था, यानी 700 ईस्वी में शुरू हुआ था और 721 ईस्वी तक था। लेकिन ब्रिटिश काल के एक लेखक थे एटकिंसन, इन्होंने जो सोमचंद का शासन बताया 935 ईस्वी के आसपास माना, और कुछ और अन्य इतिहासकार थे, उन्होंने माना चंदवंश की स्थापना थोड़चंद, किसने, थोड़चंद ने की, सोमचंद नहीं बोला, उन्होंने कहा थोड़चंद ने की 1216 ईस्वी में। और अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि जो चंद वंश की स्थापना हुई वो सोमचंद ने की थी 685 से 700 ईस्वी के बीच, और थोड़चंद सोमचंद की जो है 23वीं पीढ़ी में आया था। तो ये साफ यहाँ पे पता चलता है कि थोड़चंद कैसे पहले यहाँ पे चंद वंश की स्थापना कर सकता है, क्योंकि जो थोड़चंद है वो क्या है, सोमचंद की 23वीं पीढ़ी में आया। सोमचंद जो है इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान से बद्रीनाथ की यात्रा पर आया।
हमने ये भी पॉइंट देखा। और कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव का शासन था। सोमचंद ने ब्रह्मदेव की एकमात्र कन्या थी चंपा, उससे क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। और अपनी रानी के नाम पर उसने चंपावती नदी के किनारे चंपावत राज्य का यहाँ पे क्या कर दिया था, निर्माण कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे अध्ययन किए। आगे देखेंगे, सोमचंद ने सर्वप्रथम दोनकोट के रावत राजा को परास्त किया था। और सोमचंद ने मेहरा व फरत्यालों को मंत्री और सेनापति बनाया, जिसका मुख्य सेनापति कालू तड़ागी था। तो सोमचंद ने सबसे पहले क्या किया था, दोनकट के रावत राजा को परास्त किया। और सोमचंद ने क्या किया था, मेहरा और फरतालियों को मंत्री व सेनापति बनाया। और उसका जो मुख्य सेनापति था उसको कहा जाता था कालू तड़ागी। मेहरा लोग जो है कटोलगढ़ व फरियाल लोग डुंगरी में रहते थे। मेहरा लोग कटोलगढ़ में और जो फरियाल लोग थे वो कहाँ पे रहते थे, डुंगरी में रहते थे। सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा व सयानों की नियुक्ति की। किसने, सोमचंद ने क्या किया था, ग्रामों में बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति की। अतः कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक सोमचंद को माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, सोमचंद को माना जाता है। सोमचंद ने ग्रामों में किसकी नियुक्ति की, बूढ़ा और सयानों की। सोमचंद डोटी के राजा को कर दिया करता था। किसको कर दिया करता था, डोटी के राजा को कर दिया था। और डोटी के राजा मलवंशी थे। कैसे थे, मलवंशी थे, जिन्हें रेखा राजा कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोमचंद के समय जयदेव मल डोटी या राय का राजा था। सोमचंद के समय जो जयदेव मल थे वो डोटी या राय का राजा था। और मल वंश का प्रथम राजा वामदेव था, जिसकी राजधानी चंपावत थी। और वामदेव ने अपनी राजधानी का नाम अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर रखा था। तो मल वंश का प्रथम राजा वामदेव, इसकी राजधानी चंपा थी। वामदेव ने अपनी राजधानी का नाम क्या रखा, अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पे रखा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन आप कर सकते हैं। सोमचंद का उत्तराधिकारी वह दूसरा चंद शासक आत्मचंद हुआ। कत्यूरी रानी से उत्पन्न पुत्र था, जिसने 20 वर्षों तक शासन किया था। तो सोमचंद का उत्तराधिकारी कौन बनता है, ये बनता है आत्मचंद कत्यूरी। और ये क्या था, कत्यूरी रानी से उत्पन्न पुत्र था, जिसने 20 वर्षों तक यहाँ पे क्या किया था, शासन किया था। और तीसरे चंद शासक पूर्णचंद ने 1066 ईस्वी से और 1084 ईस्वी तक शासन किया था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे एक बार और। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा चंद वंश का जो शासन हुआ था 700 ईस्वी से और 721 ईस्वी तक माना जाता है। ये किसके अनुसार माना जाता है, कुमाऊं के इतिहास के लेखक हैं बद्रीदत्त पांडे, इनके अनुसार माना जाता है। राजा सोमचंद की राजधानी चंपावत थी और उसने चंपावत में राजगुंगा किला बनवाया था। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। इन किलेदारों को जो है चाराल कहा जाता था, जो मूलतः कहाँ के थे, नेपाल के थे। और सोमचंद ने गांव में बूढ़ा व सयानों की नियुक्ति की थी। मेहरा व फरत्यालों को मंत्री बनाया था। और सोमचंद मांडलिक राजा था, जो डोटी नरेश को कर देता था। और इसका समकालीन डोटी नरेश जयदेव मल था। जो राजगुंगा, जो चंपावत का राजगुंगा किला है, उसका जो आकार है वो कैसा है, अंडाकार। और सोमचंद को चौथानी ब्राह्मण या जोशी दीवान सैलनी राजगुरु भी कहा जाता है। करदारों की नियुक्ति मेहरा या फरत्याल करते थे। और फ्रेजर के अनुसार सोमचंद को बोरा जाति के लोगों ने कुमाऊं ने बुलाया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्रेजर थे, इनके अनुसार, फ्रेजर के अनुसार जो सोमचंद थे, इनको बोरा जाति के जो लोग थे, इन्होंने कुमाऊं में बुलाया था। और चंद वंश संस्थापक सोमचंद यहाँ पे हमने देखा था कि कन्नौज शासन का चंदपाल का भाई था। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे देखे थे। इसके बाद अन्य पॉइंट भी हम देखेंगे। आगे आ जाते हैं कि इसके बाद आ जाते हैं हम इंद्रचंद से संबंधित। तो हमने यहाँ पे देखे थे कि जो दूसरा शासक चंद शासक बना, आत्मचंद कत्यूरी रानी से उत्पन्न दूसरा पुत्र था और इसने 20 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद तीसरे चंद शासक आ जाते हैं पूर्णचंद। इन्होंने 1066 ईस्वी से 1884 ईस्वी तक शासन किया था। अब आ जाते हैं हम जो चौथे चंद वंश राजा थे, ये थे प्रमुख राजा थे, चंद राजवंश प्रमुख राजा थे और इनका नाम था इंद्रचंद। क्या था, इंद्रचंद। अब देखो इनके बारे में भी क्या है, अलग अलग तथ्य हैं सब जगह। तो ये जो है चंद वंश का प्रमुख राजा था। इन्होंने जो है 758 से और 778 ईस्वी तक शासन किया था। ये जो है चौथा चंद शासक इंद्रचंद ने नेपाल मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चौथा चंद शासक था इंद्रचंद। इसने
नेपाल मार्ग से चीन के साथ क्या किए थे, व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य क्या किया था, प्रारंभ किया था। किसके अनुसार, एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद ने क्या किया था, रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। रेशमी वस्त्रों के रंग को पक्का करने के लिए कुमाऊं में झूठी खबरें फैलाने की प्रथा थी, जिसे पतरंग वाली कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रेशमी वस्त्रों को रंग पक्का करने के लिए क्या किया जाता था, कुमाऊं में ऐसी थी कि झूठी खबरें जितनी फैला सको, जो रेशमी वस्त्रों का रंग होगा उतना गहरा होगा, जिसे क्या कहा जाता था, पतरंग वाली प्रथा कहा जाता था। तो ये किसके समय में हुई थी, इंद्रचंद के समय में हुई थी। इंद्रचंद राजा क्या था, एक बड़ा घमंडी राजा था, जो अपने को इंद्र के समान समझता था। क्या समझता था, अपने आप को इंद्र के समान समझता था। और इंद्रचंद का उत्तराधिकारी संसारचंद था, जिसके पश्चात चंद शासक क्रमशः सुधाचंद, हरिचंद और वीणाचंद बने। वीणाचंद कुमाऊं का विलासी राजा था, जिसको खस राजाओं ने क्या किया था, पराजित किया था। तो वीणाचंद कैसा राजा था, विलासी राजा था। और वीणाचंद जो था 856 से 869 तक इसने यहाँ पे शासन किया था। यहाँ पे जो रेशम बुनकर थे, इनको क्या कहा जाता था, पटुआ कहा जाता था। वीरचंद ने खस राजाओं को हराकर पुनः राज्य पर कब्जा किया। क्या किया था, वीरचंद ने क्या किया था, खस राजाओं को हराया और पुनः क्या किया था, राज्य पे दोबारा क्या किया था, कब्जा किया था। अशोक चल के समय चंद शासक वीरचंद था, जिसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। और वीरचंद का उत्तराधिकारी नरचंद लगभग 1236 ईस्वी में अपनी गद्दी पे बैठा था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे देखा था हमने वीरचंद 1856 से 1869 ईस्वी से। इसने ये कैसा राजा था, विलासी राजा था। इसके समय में खस जातियों का प्रभुत्व बढ़ गया था और खसों ने 200 वर्षों तक कुमाऊं में शासन किया था। ये जो खस राजा थे, विजड़ ने आक्रमण करके सत्ता स्थापित की थी। और अंतिम खस राजा कौन था, सोपाल था। पूर्णचंद वंश की। अब उसके बाद जो है यहाँ पे हमने देखा कि रेशम बुनकर, यहाँ हमने देखा था कि उत्तराखंड में रेशम उत्पादन क्या होता था, निर्यात अधिक हुआ और नेपाल के मार्ग से चीन में व्यापारिक संबंध बनाए। और पटरंग वाली प्रथा यहाँ पे थी कि जो जितनी झूठी खबर फैलाएगा उतना यहाँ पे जो रेशम का रंग होगा वो क्या होगा, पक्का होता जाएगा। और जो रेशम के बुनकर होते थे उनको क्या कहा जाता था, पटुआ कहा जाता था। अब आ जाते हैं हम अशोक चल। अशोक चल के बारे में देखेंगे तो डोटी के राजा थे अशोक चल ने कमादेश या काली कुमाऊं व केदार भूमि पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। अशोक चल के आक्रमण की जानकारी 1191 ईस्वी के गोपेश्वर त्रिशूल लेख और 1209 के बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से मिलती है। तो अशोक चल, डोटी के राजा अशोक चल ने क्या किया था, कमादेश या काली कुमाऊं को केदार भूमि पर क्या किया था, आक्रमण कर और कत्यूरी राज्य के कुछ भागों को क्या किया था, अपने अधीन कर लिया था। और अशोक चल के आक्रमण की जो जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है, 1191 ईस्वी के गोपेश्वर त्रिशूल लेख और 1209 ईस्वी के बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से मिलती है। पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया शिलालेख में अशोक चल को खसदेश का राजाधिराज कहा गया है। पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया शिलालेख में क्या मिलता है, अशोक चल को खसदेश का राजाधिराज भी कहा गया है। पुरुषोत्तम पंत के बोधगया अभिलेख से पता चलता है कि कमादेश या काली कुमाऊं पर अशोक चल ने के सामंत पुरुषोत्तम सिंह के वंशजों का शासन था, जो संभवतः 1180 ईस्वी से 1280 ईस्वी के बीच था, जिसकी राजधानी चक्रवाल थी। गोपेश्वर लेख में अशोक चल को गौड़ वंश का एवं वैराथ कुल व नेपाल के दुलु का निवासी का बताया गया और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि पुरुषोत्तम पंत के बोधगया अभिलेख से क्या पता चलता है कि कमादेश या काली कुमाऊं पर अशोक चल ने क्या, अशोक चल के सामंत पुरुषोत्तम सिंह के वंशजों ने क्या किया था, शासन किया था, जो 1100 ईस्वी से 1220 ईस्वी के बीच, जिसकी राजधानी चक्रवाल थी। और गोपेश्वर लेख में अशोक चल को गौड़ वंश एवं वैराथ कुल और नेपाल के दुलु का निवासी बताया गया और बौद्ध धर्म का क्या बताया गया, अनुयायी बताया गया। अशोक चल का राज्य बाड़ाहाट से लेकर वैराथ या पश्चिम नेपाल तक एवं दक्षिण में शिवालिक पहाड़ी तक विस्तृत था।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशोक चल का राज्य 3 चक्रों में विभक्त था। कैसे था? 3 चक्रों में विभक्त था, वैराथ, कमादेश और केदार भूमि। तो अशोक चल का राज्य कितने चक्रों में विभक्त था? 3। कौन कौन से? वैराथ, कमादेश और केदार भूमि। नेक्स्ट है यहाँ पे कराचल देव। तो कराचल देव जो है, इस कराचल देव अशोक चल की मृत्यु के बाद डोटी पर कराचल देव का आधिपत्य हो गया था, जो संभवतः 1212 ईस्वी के आसपास था। कराचल देव ने काली कुमाऊं में स्वतंत्र हो चुके थे और खस राजाओं को पुनः विजित कर अल्प समय के लिए यहाँ पे क्या किया था? कमादेश पर अपना अधिकार कर लिया था। चंपावत के बालेश्वर मंदिर के दान पात्र से कराचल देव का 1223 ईस्वी का एक लेख प्राप्त होता है और बालेश्वर लेख में कराचल देव के जो है 10 मांडलिक राजाओं का नाम मिलता है, जिनमें से 3 चंद वंशीय मांडलिकों का उल्लेख किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर के ताम्रपत्र से क्या मिलता है? कराचल देव 1223 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ और बालेश्वर लेख में कराचल देव के 10 मांडलिक राजाओं का नाम मिलता है, जिनमें से 3 कौन थे? चंद वंशीय मांडलिकों का नाम उल्लेख आता है। बास्ते ताम्रपत्र से पिथौरागढ़ में मोहन थापा नामक मांडली का उल्लेख है और इनका अधिपति शक्तिबम था, जो मूलतः नेपाल का राजा था। मांडलिक ऐसे सामंत होते थे जो अपने अधिपति के अधीन शासन चलाते थे। मांडलिक ऐसे सामंत होते थे, ऐसे सामंत होते थे जो अपने अधिपति के अधीन क्या करते थे? शासन चलाते थे। डूलो स्तंभ लेख में कराचल देव के पुत्र का नाम अशोक देव मिलता है। तो डूलो स्तंभ लेख से क्या पता चलता है? कराचल देव के पुत्र का नाम क्या मिलता है? अशोक देव मिलता है। अब आ जाते हैं हम, उसके बाद आते हैं हम थोहरचंद। तो थोहरचंद से पहले भी यहाँ पे फ्रेंड्स 2 और थे, उनके बारे में हम देख लेंगे। उनसे थोहरचंद से पहले थे वीरचंद, और वीरचंद जो है 1000 ईस्वी, क्या है? 1000 ईस्वी में इनका शासन था। तो वीरचंद को क्या कहा जाता है? खस जाति का अंत का श्रेय माना जाता है। और इन्होंने यहाँ पे देखे, उसके बाद थे नानकी चंद। तो नानकी चंद, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे वीरचंद, तो इन्होंने पुनः चंद वंश की स्थापना की थी। नानकी चंद जो है 1177 से 1195 ईस्वी, नानकी चंद के शासन में काल में नेपाल के शासक अशोक चंद ने 1191 में कुमाऊं पर क्या किया था? आक्रमण किया था। यहाँ पे हमने देखा था गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख के अभिलेख के अनुसार 1191 ईस्वी में इस क्षेत्र पर अशोक चल का शासन था और बालेश्वर मंदिर अभिलेख चंपावत के बालेश्वर मंदिर से 1223 का कराचल देव का अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसमें 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख मिलता है और इन राजाओं में 3 राजा थे चंद वंश के थे और शेष क्या थे? खस राजा थे, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि ये राजा कराचल देव के अधीन थे। आगे हम देखेंगे चंद शासक थे थोरचंद। तो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एवं गढ़वाल 1813 ईस्वी के लेखक थे डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक थोरचंद को माना था। और यहाँ पे थोरचंद 1261 से, कई अलग अलग बुक में 1261 से और 1275 यहाँ पे माना जाता है। तो हर्षदेव जोशी और फ्रेजर के अनुसार यह चंद वंश का संस्थापक था। हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखे। किंगडम ऑफ नेपाल 1881 ईस्वी के लेखक फ्रांसिस हैमिल्टन ने लिखा कि थोरचंद जोशी शाहकर नेपाल राजा की यहाँ नौकरी की थी। हर्षदेव जोशी थोरचंद को कुमाऊं के चंद वंश का संस्थापक मानते हैं और कुमाऊं प्रथम स्वतंत्र शासक थोरचंद था। एटकिंसन के अनुसार थोरचंद का जो राज्यारोहण 1261 ईस्वी में हुआ और उसने 1281 ईस्वी तक शासन किया था। थोरचंद का जो उत्तराधिकारी था कल्याण चंद प्रथम था, जिसके बाद क्रमशः त्रिलोक चंद व अभय चंद का नाम आता है। अभय चंद पहला चंद शासक था जिसका प्रमाणिक सूचना उसके वंश स्वयं के अभिलेखों से मिलती है और अभय चंद का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख 1360 ईस्वी का चंपावत के मानेश्वर नौले से प्राप्त हुआ था। करमचंद 1 वर्ष का शासन करने के बाद मणिकोटी राजा के पास चला गया, जिसके पश्चात ज्ञानचंद गद्दी पर बैठा था। चंद शासक देखेंगे गरुड़ ज्ञानचंद, लेकिन गरुड़ ज्ञानचंद से देखेंगे तो उससे पहले भी एक 25वां शासक था त्रिलोक चंद, और त्रिलोक चंद 1296 से 1303 ईस्वी तक था। त्रिलोक चंद ने राज्य का विस्तार किया, छकाता प्रगना जीता, और ये छकाता प्रगना कहाँ पे था? नैनीताल में। इसने भीमताल में किला बनाया। त्रिलोक चंद अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। तो त्रिलोक चंद का शासनकाल 1296 से
3 ईस्वी तक था। और इसने क्या किया था, त्रिलोक चंद ने राज्य का विस्तार किया और छक्का और परगना जीता, जो कहाँ पे, नैनीताल में, और भीमताल किला बनाया। और ये त्रिलोक चंद जो था अलाउद्दीन खिलजी का जो है समकालीन था। उसके बाद यहाँ पे चंद जो यहाँ पे चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद है, इससे पहले उससे पहले जो 28वें थे तो वो थे दूसरे, कौन थे, एक मिनट, उस गरुड़ चंद से पहले जो 28वें थे वो थे अभय चंद। और अभय चंद जो है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जो बालेश्वर मंदिर एटकिंसन के अनुसार रुद्रचंद ने बनाया था, बालेश्वर मंदिर किसने बनाया था, एटकिंसन के अनुसार रुद्रचंद ने बनाया था। 1919 में नैनीताल में नायक सुधार आंदोलन हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अलग से नोट डाउन कर रखे हैं, तो वो भी पॉइंट जो छूट रहे हैं मैं उनको भी आपको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा था 28वें चंद शासक कौन थे, अभय चंद थे। इनका शासन कब से था, 1344 से 1374 ईस्वी। ये जो है चंद वंश का ऐसा पहला शासक था जिसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसके स्वयं के अभिलेखों से प्राप्त होती है। क्या है, यह चंद वंश का ऐसा पहला शासक था जिसके बारे में जानकारी इसके स्वयं के क्या है, अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। और इसके 2 प्रमुख लेख प्राप्त हुए, मालेश्वर जैन अभिलेख और चंपावत पुत्र प्राप्ति हेतु चौकिनी बोरा मंदिर चमोली अभिलेख। इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं अभय चंद के संबंध, कौन कौन से, मालेश्वर जैन अभिलेख चंपावत जो पुत्र प्राप्ति के हेतु था, और दूसरा था चौकिनी बोरा मंदिर जो चमोली अभिलेख से प्राप्त हुआ था। और इसकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु पर ज्ञानचंद ने इसके श्राद्ध के अवसर पर एक ताम्रपत्र द्वारा भूमि दान किए जाने की घोषणा की थी। तो यहाँ पे क्या था, जो यहाँ पे यानी जब इसकी मृत्यु हुई तो ज्ञानचंद ने क्या किया था, इसके श्राद्ध के अवसर पर क्या किया था, एक ताम्रपत्र द्वारा भूमिदान जो है कि भूमिदान किए जाने की यहाँ पे घोषणा की थी। अब आ जाते हैं हम जो 29वें शासक थे, ज्ञान गरुड़ चंद। तो ज्ञान गरुड़ चंद 29वां चंद शासक था। गरुड़ ज्ञानचंद 1365 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक शासन किया, जो चंद राजाओं में सर्वाधिक था। और 1378 ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिला जिसमें अभय चंद का वार्षिक श्राद्ध ज्ञानचंद के द्वारा कराने का विवरण मिलता है। अभी हमने पॉइंट को पढ़ा भी था कि यहाँ पे जो है यहाँ पे कि 1378 ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिलता है जिसमें अभय चंद ने क्या हुआ था कि जो भूमि दान किए जाने की यहाँ पे घोषणा की थी, एक ताम्रपत्र से प्राप्त जानकारी मिलती है। ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार गया, जिसके समय दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। तो ज्ञानचंद ऐसा पहला शासक था जो दिल्ली में गया, दिल्ली दरबार में गया, और उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी तथा तराई का क्षेत्र ज्ञानचंद को सौंपा था। एटकिंसन के अनुसार उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 51 ईस्वी था। तो एटकिंसन के अनुसार सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। एटकिंसन मानते हैं कि जो दिल्ली के जो राजा, दिल्ली के जो सुल्तान, दिल्ली के दरबार में जो राजा थे, सुल्तान थे, वो कौन थे, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन यहाँ पे जो ज्ञानचंद जब दिल्ली गए तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, फिरोज शाह तुगलक। लेकिन ये कौन मान रहे हैं, एटकिंसन मान रहे हैं कि उस समय जो समय सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल था वो क्या था, 1325 से 51 ईस्वी था। ज्ञानचंद के समय तराई भाबर क्षेत्र में कटेहरों का शासन था। ज्ञानचंद के समय तराई भाबर में क्या था, कटेहरों का शासन था। और ज्ञानचंद का जो राज्य चिन्ह था वो था गरुड़, और वह विष्णु का उपासक था। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहा गया है, और सेरा का विजित भी ज्ञानचंद को कहते हैं। तो सेरा खड़कोट ताम्रपत्र से क्या मिलता है, ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहा गया, और सेरा का जो विजेता है वो ज्ञानचंद को कहते हैं। मझेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद के समय एकमात्र सामंत राजा विजयबम था। और गोबासा ताम्रपत्र ने ज्ञानचंद ने जो है 1418 ईस्वी से देवराज तिवारी को एक ग्राम की बिरती दान में दी थी। तो गोबासा ताम्रपत्र से प्राप्त जानकारी मिलती है कि ज्ञानचंद ने 1418 ईस्वी में देवराज तिवारी को एक क्या दिया था, ग्राम में बिरती दान दी थी। नीलो कठायत ज्ञानचंद का वीरवान सेनापति था। जो नीलो कठायत था ये ज्ञानचंद का सेनापति था, और ज्ञानचंद ने इस तराई क्षेत्र में अधिकार करने भेजा। इसे कुमया खिल्लत दी गई।
लेकिन जस्सा कम लेखी के बहकावे में आकर राजा ने नीलू कठायत की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो यहाँ पे हमने देखा नीलू कठायत ज्ञानचंद का वीरवान सेनापति था, जो कपरौली गांव का रहने वाला था, जिसे राजा ने कुमैया खिल्लत दी थी और जो एक प्रकार की पोशाक होती थी। गरुड़ ज्ञानचंद का उत्तराधिकारी क्रमशः हरिहरचंद और ध्यानचंद थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 41वें जो राजा थे वो थे उद्यानचंद। कौन थे, उद्यानचंद। तो उद्यानचंद जो है 31वें राजा थे। तो इनके बारे में देखते हैं। तो गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को धोखे से मार दिया। जो गरुड़ ज्ञानचंद ने क्या किया था, नीलू कठायत को धोखे से मार दिया था, जिस अत्याचार पूर्ण कार्य से उद्यानचंद को आत्मग्लानि हुई और जिस कारण इन्होंने कई स्थानों में मंदिर व नौला बनवाए। बद्रीनाथ पांडे के अनुसार उद्यानचंद ने चंपावत में बालेश्वर का मंदिर बनवाया था और 1 साल की मालगुजारी तमाम प्रजा की माफ़ कर दी थी। 1423 ईस्वी के बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र से संबंध विक्रमचंद से था, जिसने उद्यानचंद द्वारा शुरू बालेश्वर मंदिर का कार्य पूर्ण करवाया और जिसमें ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी ने योगदान दिया था। बालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यानचंद ने गुजराती ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी को भूमिदान की बात सामने आई है, जिसमें साखीगण के रूप में पंत निवासी का उल्लेख पंतन विषी का उल्लेख मिलता है और जिसका अर्थ है वर्तमान के संदर्भ में कचहरी। उसके बाद है भारती चंद। लेकिन भारती चंद से पहले एक राजा थे 34वें, वो थे विक्रमचंद 1423 से 1434 ईस्वी। तो यह चंद वंश का 34वां राजा था। विक्रमचंद्र के जो है 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र और चंपावत ताम्रपत्र। एटकिंसन के अनुसार रतन चंद्र ने जो है बालेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। अब उसके बाद आ जाते हैं हम चंद शासक भारती चंद। चंद शासक भारती चंद ये 35वां चंद शासक था। भारती चंद 1437 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसका कार्यकाल 1437 ईस्वी से और 1477 ईस्वी तक रहा था। भारती चंद के पवाड़े व कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध हैं और यहाँ पे इन्होंने जो है 12 वर्षीय युद्ध भी क्या किया था, शुरू किया था। और ये क्या था, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र राजा था। पवाड़ों में भारती चंद व कुमाऊं की वीरांगना भागा धोनिया के द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। भारती चंद चंद वंश का सबसे पराक्रमी व साहसी राजा था। भारती चंद ने डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए डोटी राज्य पर आक्रमण किया था और भारती चंद की सेना कटक में सभी जाति एवं धर्म के लोग थे। डोटी आक्रमण के दौरान चंद सेना का पहला पड़ाव सोर के कटनौला में था और दूसरा पड़ाव काली नदी के किनारे बालीचोड़ में था। भारती चंद ने 12 वर्षों तक डोटी पर घेरा डाला था और भारती चंद को डोटी पर विजय 1451-52 ईस्वी में मिली। हुड़ेती ताम्रपत्र के अनुसार भारती चंद ने 1451 ईस्वी में एक गांव दान में देने का वर्णन मिलता है और डोटी अभियान के तहत नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। डोटी अभियान के तहत नायक जाति का क्या हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। नायक जाति के लोग चंद सैनिकों की अवैध संतान थी। नायक जाति जो लोग थे वो चंद सैनिकों की क्या थी, अवैध संतान थी। और भारती चंद ने अपने पुत्र रतन चंद की सहायता से सोर सिरा थल आदि पर अधिकार कर लिया था। सोर या पिथौरागढ़ में मलवंश का शासक बमसा था और सोर के मल राजा विजय बम की जानकारी मझेड़ा ताम्रपत्र से मिलती है, जिसका शासन भारती चंद ने समाप्त कर दिया था। सोर से मल का प्राचीनतम ताम्रपत्र 1337 ईस्वी का प्राप्त हुआ था और खेती खान ताम्रपत्र में भारती चंद के दूसरे पुत्र सुजान कुंवर का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि जो भारती चंद थे 1437 से 1450 तक इनका शासन था। ये जो है भारती चंद ये आसपास चंद वंश का राजा बना। भारती चंद योग्य कुशल और शासक था और जनता में इसकी लोकप्रियता भी अधिक थी। यहाँ पे जो भारती चंद का कुमाऊं की वीरांगना भागा धोनिया के साथ द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है और भारती चंद ने डोटी राज्य के विरुद्ध संघर्ष अभियान जारी किया। डोटी में इस समय जो है मल राजाओं का शासन था और भारती चंद का जो समकालीन था डोटी नरेश था वो था यक्षमल था। भारती चंद को अभिलेखों में चरित्रशील निरपति कहा गया है। भारती चंद को अभिलेखों में क्या कहा गया है, चरित्रशील निरपति कहा गया है।
और भारती चंद ने एक कटकाली प्रथा यूज़ की थी, यानी बिना शादी के किसी को भी यानी साथ में रख सकते थे। तो ये जो यहाँ इसके बाद क्या होती थी, इन्हीं के समय क्या हुई थी, यहाँ पे नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी भारती चंद के शासन के समय। तो भारती चंद ने डोटी नरेश को हराने के उद्देश्य से एक कटक सेना गठित की और वह डोटी के राजा को हराने में सफल हुआ। भारती चंद के समय नायक जाति की उत्पत्ति हुई और नायक जाति या कटवाल जाति भारती चंद के शासनकाल में, जब भारती चंद की सेना डोटी अभियान पर थी, उस समय वहां की महिलाओं के साथ सैनिकों के अवैध संबंध थे और इन महिलाओं से जन्मे बच्चों को कटवाल जाति या नायक जाति कहा जाता था। इस प्रकार भारती चंद के शासनकाल में कटवाल जाति का उद्भव हुआ था। अब इसके बाद के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आगे जो है एमसीक्यूज देखेंगे। तो सबसे पहले चंद वंश की स्थापना कहाँ से हुई थी, तो राजभुंगा किला से। चंद राजाओं की वंशावली किस ग्रंथ से मिलती है, तो मानवदेव काव्य से। कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है सोमचंद को। किस चंद शासक ने नेपाल में मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, इंद्रचंद। किस चंद शासक ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था, इंद्रचंद। अशोक चल के आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। किस चंद शासक ने 12 वर्षों तक डोटी पर घेरा डाला था, भारती चंद। किस चंद शासक ने गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने। डोटी अभियान के दौरान किस जाति की उत्पत्ति हुई थी, नायक जाति या कटवाल जाति। भारती चंद किस वर्ष गद्दी पर बैठा था, 1437 ईस्वी। किस चंद शासक ने तराई भाबर क्षेत्र में कटेहरों का शासन किया, ज्ञानचंद। मझेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद के समय कौन सामंत राजा था, विजयबम। नीलू कटहैत किसका सेनापति था, गरुड़ ज्ञानचंद। किसके चंपावत में बालेश्वर का मंदिर बनाया था, उद्यानचंद ने। वीरचंद का उत्तराधिकारी कौन था, नरचंद। चंद वंश का मूल निवास था तो प्रयाग। किस चंद शासक को खस राजाओं ने पराजित किया था, वीणाचंद। अशोक चल के राज्य की राजधानी क्या थी, चक्रवाल। और किस राजा ने 1 साल की मालगुजारी प्रजा की माफ़ की थी, उद्यानचंद। कौन सा चंद शासक स्वयं भगवान शिव का उपासक था, सोमचंद। और किस राजा के समय पतरंग वाली प्रथा थी, इंद्रचंद। भारती चंद के पुत्र का नाम क्या था, रतनचंद। और अवैध चंद का प्राचीन अभिलेखों कहाँ से प्राप्त हुए, चंपावत। किस शासक ने सौर सिराथल आदि पर अधिकार कर लिया, भारती चंद। और गोपेश्वर लेख में अशोक चल को किस धर्म का न्याय बताया गया, बौद्ध धर्म। मेहरा व फरत्यालों को मंत्री बनाया था, ये बनाया था सोमचंद। और राजा भारती चंद का कार्यकाल कितना था, 1437 से 1477 ईस्वी। किस शासक को डोटी के राजाओं को कर देना पड़ता था, सोमचंद को। अशोक चल किस वंश के शासक थे, डोटी। और किस ताम्रपत्र में सुजान कुमार का उल्लेख मिलता है, ये मिलता है खेती खान ताम्रपत्र से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमने पहले उनको देखा, उसके बाद हमने इसके एमसीक्यूज देखे। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। इसी तरह के अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।